दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग CNT एक्ट को देखेंगे, जानेंगे उसके बारे में। तो CNT एक्ट यानी नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक एग्जाम होने जा रही है, जो कहने का तो 11वीं 11th JPSC है। तो उस यानी इस JPSC का एग्जाम में, झारखंड लोक सेवा आयोग के एग्जाम में CNT और SPT एक्ट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज CNT एक्ट को देखेंगे और फिर हम लोग कल SPT एक्ट को भी जानेंगे। ठीक है, तो CNT एक्ट यानी दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CNT एक्ट 1908, ठीक है, यह छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक है, तो ये क्यों लागू किया गया, क्यों आया, किस लिए लागू करना था, इन सब बातों पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, बहुत सी जगह पर अपना अपना बहुत से ओपिनियन दिया रहता है। किताबी लैंग्वेज से हटकर थोड़ा सा इतर जाकर मैं चाहूंगा कि आप लोग देखिए से पूरा वीडियो को, और अच्छा लगेगा तो आप वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। इसी चैनल के माध्यम से मैं आप बात करना चाहूंगा कि महेश बर्नवाल जी का वन लाइन क्वेश्चन का एक जो नई बुक आई है, जो एडिशन 2024 का है, उसका मैं बहुत जल्दी PDF फॉर्म पर आपको एक कर सकते हैं, एक नोट्स अपलोड करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहेंगे और देखिएगा, और उस वीडियो को भी देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो होगा महेश बर्नवाल का वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप JPSC दे रहे हैं, ठीक है, चाहे आप BPSC का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे BPSC कंबाइंड हो या TRE हो या टीचर वाला हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, उनको आप देखिएगा। लेकिन आज हम लोग देखते हैं CNT एक्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो ये एक प्लासी का युद्ध जो हुआ था, ध्यान रखें दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो हुआ था, ये आपको मालूम है कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी के युद्ध के बाद दूसरा युद्ध एक होता है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध दोस्तों ध्यान रखेंगे, बक्सर का युद्ध ये 22 अक्टूबर 1764 को, और इसके बाद इलाहाबाद की दो संधि होती है, ये ध्यान रखिएगा, एक 12 अगस्त और एक 16 अगस्त। ठीक है, और ये दो संधि, प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरी संधि रॉबर्ट क्लाइव यानी बंगाल गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखें दोस्तों, जब ये संधि होती है तो संधि होने के बाद होता यूं है कि अब बंगाल पर टैक्स उगाही का जिम्मेदारी ब्रिटिश सत्ता को मिल जाती है। ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। अब बंगाल में ही झारखंड समाहित है, बिहार भी बंगाल में आता था। तभी से लेकर आगे जब बढ़ते हैं तो क्या होता है कि अब यहाँ पर खासकर झारखंड में कोल्हान क्षेत्र से, ध्यान रखेंगे, कोल्हान क्षेत्र से ब्रिटिश का एंट्री होती है। और यहाँ जो जनजाति इलाका, झारखंड का जनजाति इलाका, जो फ्री माइंड से रहने वाले व्यक्ति को अब अंग्रेज उनको सताने लगे। ठीक है, अंग्रेज उनको तंग करने लगे। अब इसी वजह से झारखंड में बहुत सारे जनजातीय विद्रोह होगा, जिसमें से मुख्यतः आपको पता है कि संथाल विद्रोह,
उससे पहले कोल विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह, फिर सबसे इंपॉर्टेंट बिरसा मुंडा विद्रोह। तब एक्चुअली यहाँ पे होती यूं है कि आगे चलकर एक ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होती है। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त लागू होती है, ये तो आपको मालूम है। ठीक है, और लागू करने वाले उस समय का गवर्नर कॉर्नवालिस है। ठीक है, कॉर्नवालिस है। तो अस्थाई बंदोबस्त लागू होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि जनजाति इलाका है जहां पर टैक्स देना पड़ेगा जनजाति लोगों को, जो कि टैक्स देने के लिए कभी भी नहीं मानते जनजाति लोग, क्योंकि लग रहा था इनको अपना जमीन है और सच में था अपना जमीन, तो हम क्यों अपना जमीन का टैक्स किसी दूसरे को दें। दूसरी बात है, अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे कि जनजाति इलाका में जाकर दीकू लोगों को, खासकर बाहर के ठेकेदारों को, बाहर के जमींदारों को जनजाति इलाका में प्रवेश करवाया जा रहा था। तो आदिवासी लोग भी इनसे कंफर्ट जोन पे नहीं रहता, क्योंकि आज भी बहुत से आदिवासी क्षेत्र हैं, बहुत से जनजातीय क्षेत्र हैं जहां पर अगर बाहरी लोग चल जाते उस इलाके में तो वो लोग खुद कंफर्ट पे नहीं रहते। ठीक है, कंफर्ट जोन पे नहीं रह पाते। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि आदिवासी इलाका में बाहरी ठेकेदारों, बाहरी जमींदारों को एंट्री करवाया जा रहा था, जिससे वहां के आदिवासी से दीकू कहते थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें दोस्तों कि अस्थाई बंदोबस्त जो सबसे पहले लगाया गया था झारखंड में, वो कहाँ था? रामगढ़ में। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी इलाका में लगाया गया था। ठीक है, आगे चलकर एक बात यहाँ पर ये आती है कि 1834 ईस्वी में ध्यान रखेंगे, इस समय खासकर छोटा नागपुर के क्षेत्र में, ठीक है, नागपुर के क्षेत्र में एक कानून लाया गया था। ठीक है, कानून लाया गया था, और वो कानून क्या था तो ध्यान रखेंगे, विल्किंसन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विल्किंसन नामक कानून लागू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था ये ध्यान रखिएगा, 1834 में। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे हमारे यहाँ विद्रोह होगा। ठीक है, विद्रोह होने में खासकर जिस विद्रोह के बारे में बार बार जिक्र होगा, जो ये एसपीटी एक्ट जो लागू होगी, सीएनटी एक्ट लागू होगी, वो मुख्यतः हम मुंडा विद्रोह को लेते हैं। ठीक है, मुंडा विद्रोह को लेते हैं, और मुंडा विद्रोह में ध्यान रखें इस बात को लेकर, मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की बात आएगी। ठीक है, और इसी वजह से 1903 में ध्यान रखिएगा, जो खासकर मुंडा लोगों का एक प्रथा था, मुंडारी खूट कट्टीदारी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वो एक प्रथा थी, मुंडारी खूट कट्टीदारी प्रथा। ठीक है, खूट कट्टीदारी प्रथा को मान्यता देना पड़ा ब्रिटिश सरकार को। कब देना पड़ा? 1903 में मुंडारी खूटकटी प्रथा को मान्यता देना पड़ा। ठीक है, और इसी समय 1903 में ध्यान रखें दोस्तों, 1903 में ही क्या हुआ, सीएनटी एक्ट। ठीक है, सीएनटी एक्ट का प्रारूप तैयार हुआ। ठीक है, 1903 में ही सीएनटी एक्ट का प्रारूप तैयार हुआ, और ये लागू कब हुआ ध्यान रखिएगा, लागू हुआ 11 नवंबर 1908 को। और इससे जस्ट पहले जो जेपीएससी की एग्जाम हुई थी, ठीक है, जेपीएससी एग्जाम हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सीएनटी एक्ट लागू कब हुआ। जिस प्रकार आपको पता है, संविधान के प्रारूप या संविधान को हम आत्मसात 26 नवंबर 1949 को कर चुके थे, लेकिन लागू हुई 26 जनवरी 1950 को। इसी प्रकार ये प्रारूप 1903 में लागू हो चुका था, लेकिन प्रारूप तैयार हो चुका था, लेकिन लागू हुआ 11 नवंबर 1908 को। ठीक है, ये सीएनटी एक्ट लागू होने का डेट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, एक बात ध्यान रखिएगा कि भारतीय परिषद अधिनियम
एक बात की ध्यान रखिएगा कि किस अधिनियम के तहत, किस भारतीय प्रसाद अधिनियम के तहत सीएनटी एक्ट को लागू किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये होगा, ध्यान रखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1800, ठीक है, 1892, ठीक है, 1892 की धारा, ध्यान रखेंगे धारा 5 के अधीन ये नियम लागू किया गया सीएनटी एक्ट को, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 धारा 5 के अधीन सीएनटी एक्ट को लागू किया गया या गवर्नर जनरल इसकी मंजूरी दी, ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक है, या आप कह सकते हैं गवर्नर जनरल इसकी मंजूरी दी, ठीक है, मंजूरी दी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इसकी बात करें कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था 1908 में, तो ध्यान रखिएगा 1908 में लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे उस समय। और जब ये प्रारूप तैयार हुआ था 1903 में, उस समय गवर्नर जनरल आपसे पूछे, ध्यान रखिएगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो 1908 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो और 1903 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर से एक बात ध्यान रखें इस बात को दोस्तों कि सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट, ठीक है, सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, ठीक है, सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, तो ध्यान रखिएगा जॉन एच हॉफमैन, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों जॉन एच हॉफमैन, ठीक है, ध्यान रखिएगा जॉन एच हॉफमैन, ठीक है, इसने सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किए थे, ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों कि सीएनटी एक्ट में कितने अध्याय हैं, ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों कि सीएनटी एक्ट में कितने अध्याय हैं, तो अगर अध्याय पूछा जाए तो 19 है, अगर आपसे धारा पूछा जाए कि सीएनटी एक्ट में कितनी धाराएं हैं, तो 271 धाराएं हैं। अगर आगे पूछा जाए कि कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है, कितनी अनुसूची है, तो ध्यान रखिएगा 2 अनुसूची है, ठीक है, सीएनटी एक्ट में कितनी अनुसूची है, तो ध्यान रखेंगे 2 अनुसूची है। और अध्याय पूछे तो 19 अध्याय है, धारा पूछे तो 271 धाराएं हैं, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि सीएनटी एक्ट को अगर संशोधन करना पड़े तो कौन संशोधन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा सीएनटी एक्ट का संशोधन अगर करना पड़े तो राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। राज्यपाल अगर झारखंड विधानसभा सीएनटी एक्ट पर कोई भी निर्णय लेते हैं या उस पर किसी प्रकार का संशोधन करना चाहती है, तो वो राज्यपाल को भेजेंगे, राज्यपाल क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सुरक्षित रखेंगे, राष्ट्रपति को भेज देंगे इस एक्ट में किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो ध्यान रखें दोस्तों कि अगर सीएनटी एक्ट में किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, न कि राज्यपाल संशोधन कर देंगे, ठीक है। आगे एक बात और ध्यान रखेंगे कि झारखंड के 24 जिला में, ठीक है, झारखंड के 24 जिलों में सीएनटी एक्ट कितने जिलों में लागू है। अगर आपसे पूछा जाए झारखंड के 24 जिले में सीएनटी एक्ट कितने जिलों में लागू है, ध्यान रखिएगा 18 जिलों में लागू है, ठीक है। और कितने प्रमंडल में लागू है, ध्यान रखेंगे मात्र 4 प्रमंडल में, ठीक है। और मैं मात्र इसलिए बोला कि यहाँ पे 5 प्रमंडल तो है ही, ठीक है। तो 5वां प्रमंडल कौन होगा जिसमें लागू नहीं है, वहां पर एसपीटी एक्ट लागू होगी, वो है आपका संथाल परगना। संथाल परगना के 6 जिला, संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिला छोड़ दिया जाए तो झारखंड के पूरे राज्यों में या कह सकते 18 जिला में एससीएनटी एक्ट लागू है। और झारखंड के मात्र 6 जिला जिसको संथाल परगना प्रमंडल में आता है, साहेबगंज, दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, ठीक है,
और हाँ इतने जिले हैं, ठीक है। 6 जिला है, पाकुड़ एक और है। अब इन जिलों में एसपीटी एक्ट लागू है, ठीक है। तो हम लोग पहले सीएमटी देख लेते हैं, फिर एसपीटी की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 4 प्रमंडल और 18 जिला में सीएमटी एक्ट लागू है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि सीएमटी एक्ट जो है वो उसमें बहुत सारे संशोधन हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर, चलिए कुछ इसको मिटाता हूं, ठीक है। इसको मिटाता हूं और आपको बताता हूं कुछ चीजें यहाँ पे और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, ध्यान रखें दोस्तों कि आपको पूरी किताब को नहीं याद, जितना मैं बता रहा हूं अगर उतना भी याद करके रख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इसको नहीं बहुत क्लिष्ट नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा इनको आप लाइटली तो नहीं लेना है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा किताबी चीज को मत देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर संशोधन की बात आती है, ठीक है, कि संशोधन ये सीएमटी एक्ट जब लागू हुआ उसके बाद से अभी तक कितना बार इसमें संशोधन हो चुका है, ठीक है। तो संशोधन की जहां तक बात है तो एक बात और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में ये इस सीएमटी एक्ट को रखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब संशोधन की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा इसमें संशोधन अभी तक कुल 26 संशोधन हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सीएमटी एक्ट में संशोधन की बात करेंगे, ठीक है, तो अभी तक 26 बार इसमें संशोधन हुआ है, ठीक है। और पहला संशोधन कब हुआ था तो ध्यान रखेंगे पहला संशोधन हुआ था 1920 में, ठीक है। फर्स्ट संशोधन 1920 में हुआ था और अभी तक वर्तमान में लास्ट में संशोधन जो हुआ है वो 2016 में हुई है, ठीक है, इस समय हुई है। तो अभी तक 26 बार संशोधन हो चुका है और ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर लास्ट संशोधन 2016 में हुई है, फर्स्ट संशोधन 1920 में हुई है। अब यहाँ पर से एक बात आती है कि सीएमटी एक्ट को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुई, ठीक है। हमारे संविधान में ये कब इसको एंट्री मिला, ठीक है, और कितनी अनुसूचियां में एंट्री मिला, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि सीएमटी एक्ट का जो संवैधानिक दर्जा मिला वो 66वां, ध्यान रखें 66वां संविधान, ठीक है, संविधान संशोधन 66वां संविधान संशोधन 1990, ठीक है, 1990 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और भारत की 9वीं अनुसूची, ठीक है, 9वीं अनुसूची में सीएमटी एक्ट को जगह मिली, ठीक है, सीएमटी एक्ट को जगह मिल गई, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि सीएमटी एक्ट जो है वो आदिवासियों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे सीएमटी एक्ट जो है वो आदिवासियों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आदिवासियों का मैग्ना कार्टा कौन है तो सीएमटी है। दूसरा एक बात और है जिसमें 18 जिला की बात किया उसमें से 1908 में ये लागू है, लेकिन एक ऐसा जगह है जहां पर 1951 में लागू हुआ, वो है ध्यान रखिएगा सरायकेला खरसावां, ठीक है, सरायकेला खरसावां, ठीक है, खरसावां, ठीक है, खरसावां एक ऐसी जिला है जहां पर बाद में से लागू किया गया, 1951 में लागू किया गया। और मैं बार बार बोल रहा हूं सीएमटी एक्ट को लागू करवाने में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में बिरसा मुंडा आंदोलन है, ध्यान रखेंगे बिरसा मुंडा आंदोलन है, ठीक है। और ये कब हुई थी 1895 से 1900 ईस्वी तक ये विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा विद्रोह, और इन्हीं क्षेत्रों में सीएमटी एक्ट भी लागू है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग इसमें जो 19 अध्याय है तो 1900 अध्याय को जानने की आवश्यकता नहीं है, कुछ अध्याय के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि पहला अध्याय में क्या है, सीएमटी एक्ट का 19 अध्याय में पहला अध्याय में क्या है,
ध्यान रखेंगे संक्षिप्त नाम, ठीक है, संक्षिप्त नाम दे रखा हुआ है। साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, इनका प्रसार दिया हुआ है, कहां तक प्रसार होगा, और इनकी परिभाषा दिया हुआ है, ठीक है। तो सीएनटी एक्ट में फर्स्ट अध्याय में संक्षिप्त नाम है, प्रसार है और भाषा है, ठीक है। अब दूसरा है कि दूसरा अगर अध्याय में देखिए सीएनटी एक्ट का दूसरा अध्याय में क्या है, तो दूसरा अध्याय में ध्यान रखें दोस्तों काश्तकारों, ठीक है, काश्तकारों का वर्ग दिया हुआ है। ध्यान रखें दोस्तों काश्तकारों का वर्ग है। अगर हम तीसरी की बात करें, तीसरा अध्याय में क्या दिया हुआ है, ध्यान रखें दोस्तों भूधारक, ठीक है, भूधारक का वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे ध्यान रखेंगे, इसके बाद देखिएगा कि चौथा छोड़ देंगे, पांचवा पे चलते हैं। पांचवा में क्या दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे वो खूंटकटी, ठीक है, खूंटकटी रैयत के बारे में दे रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आठवां अध्याय में। तो आठवां अध्याय में क्या दिया हुआ है, तो ध्यान रखें दोस्तों आठवां अध्याय में दे रखा हुआ है जोतों एवं पट्टों का ट्रांसफर, ठीक है, जोतों एवं पट्टों का, ठीक है, एवं पट्टों का ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर यानी हस्तांतरण, ठीक है, या बोल हमें लिखा मिलेगा अंतरण। फिर इसके बाद नौवां में दे रखा हुआ, ध्यान रखें दोस्तों लगान के बारे में साधारण उपबंध दे रखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 11वां के बारे में सोचे, अध्याय 11वां में क्या दे रखा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे संविदा के बारे में, ठीक है। अगर 11वां देखें तो क्या है, संविदा के बारे में, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दे रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद 12वां देखें तो अधिकार अभिलेख एवं लगानों का निर्धारण, यानी 12वां अध्याय में किस प्रकार कौन अधिकार होगा, अभिलेख है एवं लगानों का निर्धारण। 13 में देखें तो भूमि संबंधी शर्तों तथा उनका रूपांतरण एवं इसका अभिलेख है। 15वां में देखा जाए तो खुटकटी तथा ग्राम के मुखिया तथा अधिकारों की बाध्यता। 17वां में देखें तो परिसीमा यानी लिमिटेशन दिया हुआ 17 में, और 18 में है क्या कि खुटकटीदारों का विषय के विशेष, ठीक है, यानी उसके बारे में कुछ अध्याय के बारे में दे रखा हुआ, ठीक है। तो उतनी जानने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाएंगे तो एक ही में रह जाए, उतना याद तो रहेगा नहीं किसी को, ना हमको याद रहने वाले न और किसी को रहने वाला है, ठीक है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा कम जाने और जो जाने वो कंठस्थ जाने, ठीक है। तो इस प्रकार करके ये है, हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और आज हम यही छोड़ते हैं, आगे बढ़ाएंगे कल इसी सीएनटी एक्ट का दूसरा पार्ट को लेकर मैं आप तक आऊंगा। साथ ही साथ ध्यान रखें इसमें हम लोग कुछ धाराओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे कि पिछला एग्जाम में एसपीटी की धारा कुछ पूछा था, ठीक है, 3 धारा से पूछा था मुझे याद है, और इस बार होना हो सीएनटी एक्ट के धारा कुछ बारे में पूछेगा। 271 धारा को याद करना शायद मेरे बस की बात नहीं, अगर आप लोग याद कर सकते देखिए, ठीक है, कोई बात नहीं। जिस प्रकार 395 अनुच्छेद कभी हम लोग को याद नहीं हो पाता है, मैन अनुच्छेद को याद करते हैं, इसी प्रकार इसमें भी कुछ धाराओं को हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है, सारी बातों को याद नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं, और इसके बाद सीएनटी एक्ट का दूसरा अध्याय को लेकर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं आपको बोला कि बहुत जल्द आपके पास महेश बर्नवाल का 1 लाइन क्वेश्चन, ठीक है, 1 लाइन वाला क्वेश्चन वो आप तक पहुंचेगा। पहले इतिहास, फिर इसके बाद पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी, और इसके बाद ज्योग्राफी, फिर साइंस, फिर सबका आएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।